आ जाओ भाई। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम लोग जितना पहले पढ़ चुके हैं उसमें हम एक ब्लड भी पढ़ चुके हैं, ब्लड का पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं ब्लड का पार्ट सेकंड। अब ब्लड पार्ट फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस है आपको पता चल जाएगा। ब्लड पार्ट फर्स्ट में हमने वो चीज़ें पढ़ी है जो क्या है 1901 की स्टडी से पहले आइडेंटिफाई हो चुकी थी। 1901 की स्टडी से पहले क्या आइडेंटिफाई हो गया कि इसमें ब्लड सेल्स होती है, इसमें प्लाज्मा है, ब्लड सेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सब होती है, और हमारे पास का पीएच वैल्यू क्या है, ये सब चीज़ें क्या है हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम देखते हैं मेन जो 1901 की स्टडी जो थी उसके अंदर और क्या क्या कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया, और उसके बाद जो है 1901 के बाद जो ब्लड के बारे में जो स्टडी होती गई उससे कितना एक्स्ट्रा नॉलेज आया उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर किसी ने रिवाइज नहीं किया तो पहले रिवाइज जरूर करें उसको। हमने क्या ब्लड पार्ट फर्स्ट में जो पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि 1901 में 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड के स्टडी की थी, रक्त का अध्ययन किया था, इतनी चीज पढ़ी थी हमने। परंतु ये नहीं पढ़ा था कि उस अध्ययन में क्या क्या उन्होंने नई नई बातें कही और क्या चीजें सामने निकल करके आई, ये बातें नहीं की थी। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो 1901 की स्टडी थी, जो 1901 की स्टडी थी उसमें कार्ल लैंडस्टीनर ने पाया कि जो ब्लड है, ब्लड में 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं वहां पर। कार्ल लैंडस्टीनर ने 2 प्रकार के प्रोटीन खोजे उसमें और बताया कि ब्लड के अंदर 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। अब उन प्रोटीन को पहचान करके उसके बाद उनको उनका नाम दिया, तो उनमें से एक प्रोटीन को एंटीजन बताया, एक प्रोटीन को एंटीजन बताया, और दूसरे प्रोटीन का नाम जो है इन्होंने एंटीबॉडी बताया, एंटीबॉडी बताया। एक उनमें से क्या था? एंटीजन था, एक उनमें से क्या था? एंटीबॉडी था। हिंदी में अगर इनका नाम देखा जाए तो इसे प्रतिजन कहते हैं, यानी एंटीजन यानी प्रतिजन बताया, और दूसरा यहां पर क्या है? एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी बताया, प्रतिरक्षी बताया। और इन्हीं के नाम जो रखे गए हैं इनके कार्य के आधार पर रखे गए हैं, जैसा इनका काम है उसके आधार पर उन्होंने क्या उनके नाम बता दिए। अगर अब हम स्टडी करें एंटीजन के बारे में तो सबसे पहला पॉइंट अपने पास ये है कि जो एंटीजन है वो आरबीसी के सरफेस पे पाया जाता है। अब बताओ, आरबीसी हमने पढ़ ली है, ठीक है, तो जो अपने पास आरबीसी थे ना, रेड ब्लड सेल्स, उसके सरफेस पे पाया जाता है, उसके सरफेस पे या उसके पृष्ठ पर पाया जाता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि एंटीजन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी के सरफेस पर पाया जाता है, आरबीसी के सरफेस पे पाया जाता है। दूसरी बात अगर हम करें तो इसका कार्य क्या है, अगर इसके फंक्शन की बात की जाए कि इसका कार्य क्या है, तो देखिए इसका कार्य है जो फोरिजन सेल्स है यानी बाह्य कोशिकाओं की पहचान करना, फोरिजन सेल्स यानी बाह्य कोशिकाओं की पहचान करना। अब ये बाह्य कोशिका क्या हो गया जी? बाह्य कोशिका वो होती है, जैसे मान लो ये मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनके बारे में मेरा पूरा का पूरा ब्लड जानता है, मेरे ब्लड की जो क्या है एंटीजन वो जानता है कि ये इस चीज इस बॉडी का पार्ट है, यानी ये हमारा अंग है, मेरी एंटीजन इसे जानती है। परंतु बाहर से कोई भी कोरोना वायरस का वायरस आ जाए, बैक्टीरिया आ जाए, कोई H1N1 फ्लू का वायरस आ जाए, इस प्रकार का कोई भी वायरस या जो मेरा ब्लड ग्रुप है इससे हट करके कोई दूसरा ब्लड ग्रुप आ जाए जो बॉडी नॉट एक्सेप्टेबल, जो हमारे पास क्या है डोनेशन चार्ट में ना हो, वो आ जाए, तो उसे बोलते हैं फोरिजन सेल यानी बाह्य कोशिका, यानी एक ऐसी कोशिका जो इस शरीर के ना ही वो लायक है, न ही इस शरीर के लिए इस बनी हुई है, तो उसे क्या बोलते हैं? फोरिजन सेल बोलते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो इसका काम क्या है? इसका काम है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फोरिजन सेल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फोरिजन सेल। यानी बाह्य कोशिकाओं की पहचान करना, यानी क्या करना है? बाह्य कोशिकाओं की पहचान करना इसका काम है।
अब हम बात करें एंटीबॉडी की, प्रतिरक्षी की, तो इसके बारे में अगर बात की जाए क्लास, तो नंबर 1 पॉइंट, ये कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में पाया जाता है। आपने शायद इससे पहले मैंने आपको बोला भी है कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, ये एक बार आप देख लें लेक्चर में, ठीक है। ये लेक्चर क्या है, डाल दिया गया है, और उस लेक्चर में आप पहले देख लें प्लाज्मा, तो वहां से और भी अच्छी बात क्या है, ये यहां से आप उसको रिलेट कर पाएंगे। जो एंटीबॉडी होती है यानी जो प्रतिरक्षी होती है वो कहां पाई जाती है? वो पाई जाती है प्लाज्मा में। अब इन एंटीबॉडी का काम क्या है? इन एंटीबॉडी का काम है फॉरिजन सेल, जो बाह्य कोशिका है, जो क्या है? बाह्य कोशिका है, बाह्य कोशिकाओं का, बाह्य कोशिकाओं को एंटीजन, बाह्य कोशिकाओं को एंटीजन के आदेश पर, एंटीजन के आदेश पर किल करना, उसे क्या है? मार देना, किल करना, इसका क्या है? कार्य है। तो ये इसका मेन फंक्शन ये क्या है? एंटीबॉडी का। तो ध्यान रखिए, अगर किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, इन सब को किल करना है तो किल कौन करेगा? वो करेगी एंटीबॉडी। और उस बैक्टीरिया, वायरस, इन सब की पहचान कौन करेगी? उसकी पहचान करेगा एंटीजन, उसकी पहचान करेगा एंटीजन, और उन्हें किल करने का काम करेगा एंटीबॉडी। इसका काम क्या है? इसका काम है रक्षा प्रदान करना, उन्हें किल करना। तो तभी आपने क्या प्लाज्मा थेरेपी में यह पढ़ा होगा कि प्लाज्मा थेरेपी ही क्यों की जाती है? क्योंकि जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, जो व्यक्ति कोरोना से क्या है, संक्रमण से लड़ करके सही होकर के घर पे आया है, तो वो सही हुआ कैसे? वो वायरस उसकी बॉडी में एंटर किया, उसके एंटर करने पे क्या है, एंटीजन ने उसे आदेश दिया कि ऐसा ऐसा एक वायरस आया है, एंटीबॉडी जनरेट हो गई, एंटीबॉडी क्या है? जनरेट होगी। अब एंटीबॉडी को जनरेट करने का काम किसका है? एंटीजन का ही है। एंटीबॉडी का आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओरिजिन सेल एंड जनरेट एंटीबॉडी, एंड जनरेट एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को जनरेट करना एंटीजन का ही काम है, ठीक है। एंटीजन ने क्या किया? उसको आइडेंटिफाई किया ओरिजिन सेल को, और उसके अगेंस्ट क्या है? अगेंस्ट क्या कर दी? जनरेट कर दी एंटीबॉडी। उसके अगेंस्ट क्या है? एंटीबॉडी को जनरेट कर दिया। अब एंटीबॉडी जनरेट हो चुकी है, तो वो एंटीबॉडी क्या करेगी? उसे किल कर देगी, उस वायरस को क्या कर देगी? किल कर देगी। और वो वायरस को किल कर दिया तो इसका मतलब उस वायरस को मारने वाली एंटीबॉडी जनरेट हो चुकी है उस प्लाज्मा में, जो व्यक्ति सही होकर के आया है। तो उसका प्लाज्मा निकालेंगे, तो प्लाज्मा निकालेंगे तो उसमें होगा क्या? उसमें प्लाज्मा निकालेंगे, उसमें तो एंटीबॉडी होगी, और उस प्लाज्मा को जब दूसरे व्यक्ति में क्या है? डाल देंगे, इंजेक्ट कर देंगे, तो उस व्यक्ति में, यानी जिसको कोरोना हो रखा है, वो सही नहीं हो रहा है, उस व्यक्ति में जब वो प्लाज्मा को चढ़ा दिया जाएगा, तब होगा क्या? उस व्यक्ति के अंदर भी क्या है? उस वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी पहुंच चुकी होगी और उस वायरस को किल कर देगी। इसलिए प्लाज्मा थेरेपी किया जाता है। प्लाज्मा थेरेपी इसलिए किया जाता है क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट है, और एंटीबॉडी ही क्या करती है? वायरस, बैक्टीरिया जो है, प्रोटोजोआ वगैरह, इन सबको क्या है? किल करने का काम करती है। इनसे जुड़े जो वायरस होते हैं, बैक्टीरियल होते हैं, उनको किल करने का काम करती है। ये बात क्लियर हुई? तो अब तक हमने बात की है ब्लड पार्ट सेकंड में कि 1901 की स्टडी कार्ल लैंडस्टीनर की थी। उसमें उन्होंने 2 प्रकार के प्रोटीन खोजे थे, उन्हें मिले। उनका एक का नाम इन्होंने एंटीजन दे दिया, एक का नाम एंटीबॉडी दे दिया, यानी प्रतिजन और प्रतिरक्षी। ये कहां पाए जाते हैं? आरबीसी के सरफेस पर पाए जाते हैं। इनका कार्य क्या है? फोरिजन, बाह्य कोशिका की पहचान करना और उनके अगेंस्ट, लिख लेना, बाह्य कोशिका की पहचान करना और उनके अगेंस्ट या उनके विपरीत क्या है? एंटीबॉडी को जनरेट करना, यानी क्या है? एंटीबॉडी को उत्पन्न करना, बनाना है। प्रतिरक्षी कहां पाई जाती है? प्लाज्मा में पाई जाती है। इन प्लाज्मा प्रेजेंट कहां होती है? कहां प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट इन प्लाज्मा, और ये प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। ये प्लाज्मा में पाई जा रही है। इसका काम क्या है? बाह्य कोशिकाओं को एंटीजन के आदेश पर क्या करने का? किल करने का काम कर रही है। तो ये अपने पास क्या है? स्टार्टिंग में 1901 की स्टडी जो थी इसमें ये। और एंटीजन में भी क्या है? फिर 2 प्रकार के एंटीजन देखे उन्होंने। एंटीजन में भी क्या उन्होंने? 2 प्रकार के एंटीजन देखे। एक देखा उन्होंने एंटीजन ए, एक का नाम दे दिया एंटीजन ए, और एक का नाम दे दिया एंटीजन बी, एक का नाम दे दिया एंटीजन बी। अलग अलग व्यक्तियों के ब्लड ग्रुप में अलग अलग पाए जाते हैं। एंटीबॉडी को भी इन्होंने देखा तो उनमें भी 2 प्रकार की पाई गई, तो उनको एक का नाम दे दिया एंटीबॉडी स्मॉल ए, और एक का नाम दे दिया एंटीबॉडी स्मॉल बी।
तो ये अपने पास क्या है, पहले की स्टडी में पाया है। इतने को एक बार नोट कीजिए, इसके बाद में क्या करते हैं, इसके हिसाब से डोनेशन चार्ट क्या बना वो सब चीजों पे बात करेंगे। तो फटाफट इसको एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, अब तक हम बात कर चुके हैं कि ब्लड के अंदर दो प्रकार के प्रोटीन खोजे, एक का नाम एंटीजन नाम दिया, एक का नाम एंटीबॉडी नाम दिया। एंटीजन बी, एंटीजन स्मॉल ए, एंटीजन ए, एंटीजन बी, और एंटीबॉडी क्या था, एंटीबॉडी स्मॉल ए, एंटीबॉडी स्मॉल बी था। अब इसके आधार पर क्या है, इन्होंने ब्लड ग्रुप चार्ट बनाया। इन्होंने क्या बनाया, ब्लड ग्रुप चार्ट बनाया। तो ब्लड ग्रुप जो चार्ट बनाया अकॉर्डिंग टू 1901 स्टडी, किसके अकॉर्डिंग टू क्या है, 1901 स्टडी, अकॉर्डिंग टू 1901 स्टडी, अकॉर्डिंग टू 1901 के आधार पर। तो इन्होंने ये बनाया कि यहां लिखा जाएगा, वो नाम लिखा जाएगा ब्लड ग्रुप का नेम, यहां लिखा जाएगा ब्लड ग्रुप नेम। और इन्होंने ये बताया कि यहां लिखेंगे हम लोग एंटीजन, और यहां इसके बाद हम लिखेंगे इसमें एंटीबॉडी। इसके आधार पर बनाया इन्होंने। तो भाई इन्होंने ये बोला कि देखो क्या है, एंटीजन जो है इसके आधार पर क्या है, जिस व्यक्ति के अंदर एंटीजन, मान लो एंटीजन हमने क्या पढ़ा, एंटीजन कैपिटल ए, एंटीजन कैपिटल बी, यानी प्रतिजन कौन सा, बड़े वाला। जिसके अंदर क्या है, हमारे पास ए एंटीजन होगा तो उसके अंदर इसके अपोजिट एंटीबॉडी होगा, कौन सा है, ए के अपोजिट होता है बी, ए के अपोजिट होता है बी एंटीबॉडी होगा। ध्यान रखिए, सेम एंटीजन एंटीबॉडी नहीं हो सकते। ये क्या है, अब ये ऐसे कैसे कह दिया जी, अब ये ऐसे कह दिया क्योंकि उन्होंने वो जो रिसर्च किया, जो उन्होंने क्या क्या स्टडी की, उस दौरान उन्होंने देखा, उस चीज को उन्होंने कैलकुलेट करके बार बार देखा, तो ये चीज उनके सामने निकल के आई। तो उन्होंने ये बोला कि एक एंटीजन के साथ में विपरीत एंटीबॉडी होगा, और जो ब्लड ग्रुप होगा उसका नाम जो रखा जाएगा एंटीजन के आधार पर रखा जाएगा। तो जिसमें एंटीजन ए पाया जाता है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए। जिसमें एंटीजन बी पाया जाएगा उसमें एंटीबॉडी कौन सा होगा, स्मॉल ए होगा, इसके अपोजिट वाला कौन सा होगा, स्मॉल ए। तो इस एंटीजन का नाम के आधार पर इस ब्लड ग्रुप का नाम क्या कर दिया गया, इस ब्लड ग्रुप का नाम कर दिया बी। जिसमें दोनों एंटीजन पाए जाएंगे, ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाएंगे, उसका काम क्या है, इसमें जो क्या होगा, इसके अंदर एंटीबॉडी एक भी नहीं पाया जाएगा, एब्सेंट रहेगी। और इस ब्लड ग्रुप का नाम क्या रहेगा, ब्लड ग्रुप ए बी। जिसमें एक भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा उसमें एंटीबॉडी क्या पाई जाएगी, ए और बी दोनों एक साथ पाई जाएगी। तो इसका नाम क्या दे दिया जाएगा, ओ दे दिया जाएगा। परंतु ध्यान रखें, एंटीजन तो है ही है, बिना एंटीजन काम नहीं चलेगा। वैसे अगर ग्रुप सी के आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, ओ ब्लड ग्रुप के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है और दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। परंतु ध्यान रखिए, अगर आपको इससे अच्छे लेवल का कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और उसका जवाब में आपको वहां पर ऑप्शन में एक नाम लिखा हुआ मिल रहा है कि एच एंटीजन, तो कैपिटल एच एंटीजन इसके अंदर पाया जाता है। ओ ब्लड ग्रुप के अंदर एक एंटीजन, अगर आपसे ये पूछे कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीजन नहीं पाया जाता, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ओ रहेगा। अगर आपसे ये पूछता है ओ ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, वहां पर एक ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन इज ए, बी ऑप्शन इज बी एंटीजन, सी ऑप्शन इज ए बी एंटीजन, डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज या नन, तो आप क्या करेंगे, नन लगा देंगे। परंतु ध्यान रखें, अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछ रखा है, ऑप्शन बदल रखे इसके, क्वेश्चन तो वही है कि ओ ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन पाया जाता है और आपको एक ऑप्शन दे रखा है ए, एक ऑप्शन दे रखा है बी, एक ऑप्शन दे रखा है एच और एक ऑप्शन दे रखा है नन, तो आप वहां पर आंसर एच लगाएंगे। एच एंटीजन पाया जाता है, कैपिटल एच एंटीजन पाया जाता है। तो इस चीज को यहां पर आप नोट कर लेना, इस चीज को, ठीक है, इस चीज को खास करके यहां पर नोट कर लेना। तो ये 1901 की स्टडी के आधार पर ये क्या है, ब्लड चार्ट, जो क्या ब्लड ग्रुप चार्ट बनाया गया और इसमें बताया गया, ब्लड ग्रुप चार्ट के अंदर बताया गया कि 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप होते हैं। 4 टाइप्स के क्या है, ब्लड ग्रुप होते हैं। ये बात इसी के अंदर बताई थी, 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप हैं और वो हमारे सामने यहां पर लिखे हुए हैं।
अब बहुत ही ध्यान से सुनना, अब बहुत ही ध्यान से सुनना इस चीज को। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, परंतु अच्छे एग्जाम में, किसमें, सिविल सर्विस जैसे एग्जाम के अंदर, कि किसी भी ब्लड ग्रुप को पहचान करने के लिए या ब्लड ग्रुप बनाने के लिए, नाम देने के लिए, ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए या ब्लड ग्रुप का नाम देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिए, एंटीजन और एंटीबॉडी के एब्सेंट और प्रेजेंट का, यानी कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट है, या कौन सा एंटीजन एब्सेंट है, कौन सा एंटीबॉडी एब्सेंट है, इसके आधार पर एंटीजन और एंटीबॉडी के प्रेजेंस और एब्सेंस, यानी उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ही क्या ब्लड ग्रुप का नाम डिसाइड किया जाता है। अब ये कैसे जी? अब ये देख लो भाई, प्रेजेंट वाले से कैसे पता चलेगा, ये बता दो जी। पहले हम गए जी एंटीजन में, इसमें कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है जी? बी प्रेजेंट है, तो ब्लड ग्रुप का नाम क्या होगा? बी होगा। अब इसी क्वेश्चन का दूसरा जवाब देता हूं, कौन सा ब्लड ग्रुप एब्सेंट है जी? ए एब्सेंट है। ए एब्सेंट है तो हमारे पास या तो कोई भी नहीं, और है कौन सा? बी है जी, तो इसके आधार पर हमारे पास क्या है? बी। अब देखो यहां देखो, कौन सा एंटीबॉडी हमारे पास एब्सेंट है? बी एंटीबॉडी एब्सेंट है, तो प्रेजेंट कौन सा है? ए है, तो इसका मतलब अगर यहां ए है तो यहां क्या होगा? बी होगा। एंटीबॉडी की और एंटीजन की प्रेजेंस और एब्सेंट के आधार पर ब्लड ग्रुप को क्या है? आइडेंटिफाई किया जा सकता है, या ब्लड ग्रुप का हमें पता लगाया जा सकता है। इस चीज का ध्यान रखिए, और ध्यान रखिए जो एंटीजन होगा उसके विपरीत इसके अंदर क्या होगा? एंटीबॉडी होगा। इस चीज का ध्यान रखें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर कोई एंटीजन नहीं पाया जाता? तो ओ है। और परंतु अगर ये पूछे कौन सा एंटीजन पाया जाता है, ये पूछ ले, और वहां ऑप्शन आपको एच एंटीजन मिल जाए, तो आपका आंसर क्या रहेगा? एच एंटीजन पाया जाता है। अब ये बताइए कि ये ब्लड ग्रुप के बारे में स्टडी करने की जरूरत क्यों पड़ी कॉल एंड स्टिनर को? ये इसलिए पड़ी कि जब क्या है ब्लड को डोनेट किया जाता था, तो देखा जा रहा है कि जिन लोगों को क्या है, वैसे नॉर्मली शायद ब्लड की कमी से मृत्यु ना हो, परंतु जब उन्हें ब्लड कोई भी पहले से नहीं देखा था, किसका, हाँ भी किसका ब्लड दिख रहा है, ब्लड दिख रहा है, जिसका भी हाँ भी ब्लड देना देना, आ जा, सीधा चढ़ा दिया, तब क्या लोगों की डेथ रेट क्या बढ़ चुका था। तो जब क्या उनकी मृत्यु दर बढ़ चुकी थी, तब उन्होंने देखा कि कोई ना कोई तो लफड़ा है ब्लड के अंदर, कोई ना कोई तो क्या है, इनको डिफाइन किया गया है, वरना इन लोगों की मृत्यु क्यों हो रही है। तो उसके पीछे क्या किया गया, फिर 1901 की स्टडी की, और 1901 की स्टडी करके जब इन्होंने ये ब्लड ग्रुप में बांट दिया, और ये बात जब सामने आई, तो उसके बाद भी क्या है, डेथ रेट कम नहीं हुआ। तो उसके लिए भी आगे की स्टडी होगी। तो हमने क्या है, सबसे पहले इसके आधार पर, इसी ब्लड ग्रुप के 1901 की स्टडी के आधार पर क्या है, कॉर्ल एंड स्टिनर ने क्या कर दिया, डोनेशन चार्ट भी बना दिया कि ब्लड डोनेट कैसे किया जाएगा। पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं डोनेशन चार्ट बना देता हूं यहां पर, फटाफट नोट कर लो इसको। चलो बात करते हैं ब्लड डोनेशन चार्ट अकॉर्डिंग टू 1901 स्टडी। 1901 की स्टडी के आधार पर अब डोनेशन चार्ट यानी रक्त को दान करने का जो चार्ट या जो सारणी थी वो क्या की। पहले हमने क्या पढ़ा था, ब्लड ग्रुप बनाए थे कि ब्लड ग्रुप 4 है, ए बी और ओ, कौन सा एंटीजन है, कौन सा एंटीबॉडी है प्रेजेंट है, ये वाली चीज है। इससे पहले हमने एंटीजन एंटीबॉडी की डेफिनेशन पढ़ी, उनका काम क्या है। अब क्या डोनेशन चार्ट बनाया, तो अब इन्होंने क्या है यहां पर दिया गया कि चार्ट बनाते वक्त हम इसे रटना नहीं है, याद करना है। एक है डोनर, डोनर मतलब है दाता, ठीक है, और एक है रिसीवर मतलब ग्राही, मतलब ग्राही। अब देखिए अगर ब्लड ग्रुप, ये डोनर कौन होगा, या तो ए होगा, या डोनर बी होगा, या ए बी होगा, या ओ होगा। चार ही तो है अब तक हमारे पास, 4 ब्लड ग्रुप है, चारों डोनर हो सकते हैं। इनको याद करना बहुत ही आसान है, रटना नहीं है, जैसे बता रहा हूं वैसे सीखना इसको, जैसे बता रहा हूं वैसे सीखना इसको। अब देखो ब्लड ग्रुप ए वाला डोनर जो है किसे किसे डोनेट कर सकता है, यानी इसका ब्लड ग्रुप कौन कौन ले सकता है, कौन कौन रिसीव कर सकता है, ये बात है। तो एक बात बताइए मुझे, यहां ए नजर आ रहा है, तो जिस जिस ब्लड ग्रुप में ए आता है वो सारे रिसीव कर सकते हैं। ए किस ब्लड ग्रुप में आता है, ए, तो ए खुद ए में आता है। क्या बी में ए आता है, नहीं जी, कैपिटल ए। क्या ए बी में आता है जी, तो ये क्या है, ए बी। यानी अकॉर्डिंग टू 1901 स्टडी, जो ब्लड ग्रुप ए वाला था वो ए और ए बी दोनों को ही ब्लड डोनेट कर सकता था। यस या नो है ना।
अब ब्लड ग्रुप बी वाला, तो यहां क्या लिखा है, बी, जिसमें बी आता है वो लिख दो। तो रिसीवर क्या हो सकता है, एक तो बी ब्लड ग्रुप ही हो सकता है, एक क्या हो सकता है, ए बी हो सकता है, बाकी में बी कहीं आ ही नहीं रहा है, इसमें दो में बी आ रहा है। अब तीसरा ब्लड डोनेट करने वाला क्या है, ए बी। जब ए बी को देखा तो जिसमें ए और बी दोनों आते हो वो लिख दो, जिसमें ए और बी दोनों आते हैं वो एक ही ब्लड ग्रुप है, वो कौन सा है, ए बी है। एक ही ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है, ए बी है। तो इसलिए क्या है, एक ही ब्लड ग्रुप आ गया ए बी। ये सिर्फ ए बी को, ये ए बी और बी दोनों को दे सकता है, ये ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ओ क्या है, न्यूट्रल है, तो ये सबको दे सकता है, किसको, ए को भी, बी को भी, ए बी को भी और ओ को भी। तो अकॉर्डिंग टू 1901 के अध्ययन के आधार पर कार्ल लैंडस्टीनर ने डोनेशन चार्ट बनाया, तो वो कुछ इस प्रकार से बनाया। फिर से रिपीट कर देता हूं, ए ब्लड ग्रुप वाला उसे ही दे सकता है, याद करना आसान है, इसमें ए आता हो, ए ब्लड ग्रुप में आता है और ए बी में आता है, ए और ए बी दोनों को दे सकता है। बी ब्लड ग्रुप वाला किसे देता है, जिसमें बी आता हो, बी में और ए बी दोनों में आता है। ए बी किसको देता है, जिसमें ए बी दोनों आते हो, तो ए और बी दोनों एक ही ब्लड ग्रुप में आते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप है, सिर्फ वो एक ही है। ओ किसे दे सकता है, ये न्यूट्रल है, सबको दे सकता है, तो ए को, बी को, ए बी को और ओ को दे सकता है। ये चीजें हैं, तो इसी के आधार पर क्या है, ये अपने पास ब्लड ग्रुप का डोनेशन चार्ट, क्या ब्लड का डोनेशन चार्ट बनाया 1901 की स्टडी के आधार पर। ठीक है, ये डोनेशन चार्ट बनाया, इसके बाद डोनेट करने के बाद भी लोगों का डेथ रेट कम नहीं हुआ, वो कम इतना नहीं हुआ, बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ। ऐसा फर्क तो पड़ा, मान लो पहले अगर 100 व्यक्ति मरते थे, ठीक है, ब्लड क्या चढ़ाने से, फिर क्या ब्लड की स्टडी के बाद अगर क्या किसी को ब्लड डोनेट कर दिया, तो अब भी क्या 40-50 लोग मर रहे थे, अब भी क्या 40-50 लोग मरने शुरू हुए। यानी कहने का मतलब 50% रिजल्ट 1901 की स्टडी से निकल करके आया, 50% रिजल्ट क्या 1901 के अध्ययन से निकल करके आया। जो 100 लोग मर रहे थे अब ब्लड डोनेशन से, यानी ब्लड रिसीव करने से, डोनेशन से नहीं, क्या है, ब्लड को रिसीव करने से, किसी ने डोनेट किया और उस ब्लड को जब लिया तो 100 लोग मर रहे थे। वैसे मैं वैसे ही ले रहा हूं, बता नहीं रहा 100% की यही है, बस मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। 100 लोग मर रहे थे, तो 1901 की स्टडी के बाद जब इनको क्या ब्लड ग्रुप में और डोनेशन चार्ट को बना दिया गया, तब लोगों की जो डेथ है वो क्या 100 से घट करके 1900 से घट के 50 हो चुकी थी, परंतु हो तो अब भी रही थी ज्यादा। तो उसके अध्ययन, उसके आधार पर क्या है, अब इसमें और भी ज्यादा एक स्टडी होगी, उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आप फटाफट के इसको नोट कर लें। भाई जैसे 1901 की स्टडी के बारे में अब हमने पढ़ा, 1901 की स्टडी के बारे में पढ़ा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या ब्लड डोनेशन चार्ट बने हैं, ब्लड को डोनेट करने के ब्लड ग्रुप बने हैं, ये सब चीजें स्टडी में। तब भी ये डेथ रेट क्या है, कम तो हुआ, परंतु इतना ज्यादा सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं था। कहने का मतलब 50% भी कम हुआ, तो 50% लोग भी क्यों मर रहे बचे हुए जो हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, ये 1940 की बात है, 1940 की, 1940 की बात है, 1940 की। ये कार्ल लैंडस्टीनर और इनके साथ एक साइंटिस्ट और विनर, एक साइंटिस्ट और थे विनर। अब इन दोनों ने मिलकर के स्टडी करने का काम किया। तब तक क्या है, कार्ल लैंडस्टीनर बहुत अध्ययन कर चुके थे, परंतु 1901 से ज्यादा वो कुछ इसमें चेंज, बदलाव नहीं ला पा रहे थे। अब इन दोनों ने मिलकर के कहा कि अगर हमारी स्टडी इतने समय से आप कर रहे हैं कार्ल लैंडस्टीनर जी, और इसमें आपको रिजल्ट एक्स्ट्रा या कोई नया नॉलेज नहीं मिल पा रहा है, तो एक काम करते हैं, हम चलते हैं मानव के पूर्वजों में। और मानव के पूर्वज कौन थे, बंदर। मानव के पूर्वज कौन थे, बंदर। तो ये दोनों साइंटिस्ट मिले, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिल करके 1940 में एक मंकी को इन्होंने लिया और उस मंकी पे अध्ययन करना शुरू किया। तो जब साइंस क्या करती है, किसी भी एनिमल या ह्यूमन किसी को भी लेती है, तो उसका पहले क्या है, नाम रखती है कुछ, ठीक है। जिस प्रकार से क्या है, अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहले वाला कुत्ता, ठीक है, इस प्रकार से क्या और भी कई चीज देखते, तो इनके नाम रखे जाते हैं खासकर, ठीक है, ताकि उस मिशन का नाम दे दिया जाए, या कोई स्टडी की गई तो स्टडी का नाम दे दिया जाए, तो उनका नाम आसानी से निकाले जा सके। तो 1940 में इन्होंने एक मंकी लिया और उसका नाम लिखा रिसेस मंकी। क्या नाम रखा उसका, रिसेस मंकी, यानी रिसेस बंदर।
तो अगर ये पूछे कि 1940 का अध्ययन जो था वो किस पे किया गया था, तो एक मोंकी पे किया गया था, उसका नाम क्या था, रिसेस रखा गया था, रिसेस मोंकी, उस बंदर पे रखा गया। अब इस बंदर का क्या है, ब्लड लिया गया और इस ब्लड पे स्टडी की गई। जब इस बंदर का ब्लड लिया गया और ब्लड पे स्टडी की गई तो इस बार इन्हें 2 प्रोटीन की जगह पर 3 प्रोटीन नजर आए, 3 प्रोटीन मिले इन्हें। पहले 1901 की स्टडी में कितने प्रोटीन मिले थे, 2 प्रोटीन मिले थे, और यहां पर एक तीसरा प्रोटीन और नजर आया इसके अंदर। बात क्लियर हुई। 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने मिलकर के क्या किया, एक मंकी को उठाया और इसका नाम रिसेस मंकी था, रिसेस था, और उसका बाद में क्या, उसका ब्लड लिया और उस ब्लड की स्टडी की। तो स्टडी में क्या 3 प्रोटीन पाए, जो कि 1901 की स्टडी में ह्यूमन में कितने प्रोटीन पाए गए थे, 2 प्रोटीन पाए गए। फिर इस तीसरे प्रोटीन को अलग किया गया। तीसरे प्रोटीन को अलग करके फिर क्या ये अगेन ह्यूमन ब्लड को लिया इन्होंने, अगेन ह्यूमन ब्लड यूज किया, अगेन ह्यूमन ब्लड को यूज किया, और इस ब्लड को यूज करके इन्होंने क्या किया, इसमें उससे जुड़ा हुआ देखा तो इसमें भी 3rd प्रोटीन पाया गया, 3rd प्रोटीन प्रेजेंट था, 3rd प्रोटीन प्रेजेंट था। तो अब क्या है, 1940 की स्टडी ने एक नया मोड़ ला दिया। नया मोड़ ये ला दिया कि ह्यूमन में भी एक तीसरा प्रोटीन पाया जाता है, जो कि 1901 की स्टडी में 2 प्रोटीन खोजे गए थे, एक था एंटीजन, एक था एंटीबॉडी। अब क्या है, 1940 की स्टडी में एंटीजन और एंटीबॉडी के साथ साथ एक तीसरा प्रोटीन भी इन्होंने खोज लिया, जो क्या मोंकी में क्या खोजा गया था। तो अब बात आई कि इसका नाम क्या रखें। तो भाई जिस पे एक्सपेरिमेंट किया उसी को रिस्पेक्ट देने के लिए क्या है, यहां से R और H उठाया और उसका नाम रख दिया, 3rd प्रोटीन का नाम रख दिया। जो 3rd प्रोटीन था, 3rd प्रोटीन का नाम रख दिया यहां पर RH फैक्टर, RH फैक्टर इसका नाम रख दिया गया। तो यहां से RH फैक्टर स्टडी हुई। कहने का मतलब यहां से नाम निकल करके आया, RH फैक्टर निकल करके आया। यस या नो आया ना। अब RH फैक्टर क्या है, RH फैक्टर 3rd प्रोटीन है। RH फैक्टर क्या है, RH फैक्टर है 3rd प्रोटीन, तीसरा प्रोटीन है। और इससे पहले कौन कौन से थे, एक था एंटीजन और एक था एंटीबॉडी। तो ध्यान रखें, अगर ये पूछे ना RH फैक्टर एंटीजन और एंटीबॉडी में से कौन सा है, तो RH फैक्टर इज ऑल्सो, RH फैक्टर इज ऑल्सो एंटीजन। यह एक प्रतिजन है, इसका कार्य भी क्या है, इसका कार्य भी फोरिजन सेल को रिकॉग्नाइज करना है और एंटीबॉडी को क्या करना है, जनरेट करना, इसका काम है RH फैक्टर का। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि RH फैक्टर क्या है, एंटीजन है, एंटीबॉडी है, दोनों है, कुछ नहीं है, RH फैक्टर एंटीजन है। अब ये एंटीजन कैसे होगा जी, एंटीजन तो नाम क्या है, उसकी डेफिनेशन के आधार पर रखा गया है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास, फोरिजन सेल को रिकॉग्नाइज करना और उसके अगेंस्ट क्या करना, एंटीबॉडी को जनरेट करना। तो सेम काम ये कर रहा है, फोरिजन सेल को रिकॉग्नाइज कर रहा है और उसके अगेंस्ट में क्या कर रहा है, एंटीबॉडी को जनरेट कर रहा है। तो इसको भी क्या बोलेंगे, एंटीजन ही बोला जाएगा, प्रतिजन ही बोला जाएगा इसको भी। तो उसके आधार पर RH फैक्टर नाम क्या है, एक एंटीजन है। अब क्या है, जब ये स्टडी और ज्यादा डिफरेंट कंट्रीज से लोगों के ब्लड सैंपल मंगाए गए और उनके ब्लड का सैंपल क्या चेक किया गया, तो लगभग 80% लोगों में 3rd प्रोटीन या RH फैक्टर प्रेजेंट था, RH फैक्टर प्रेजेंट था। तो RH फैक्टर लगभग 80% लोगों में प्रेजेंट था। डिफरेंट कंट्रीज से नाम निकाल के दिए गए। तो जिनमें RH फैक्टर प्रेजेंट था उन्हें बोल दिया गया RH पॉजिटिव, जिनमें प्रेजेंट था उन्हें बोला गया RH पॉजिटिव, और जिनमें एब्सेंट था उन्हें बोला गया RH नेगेटिव। भाई देखो, जिनमें क्या है, तीसरा प्रोटीन पाया जा रहा है तो उसमें प्रेजेंट है तो मतलब इसमें RH क्या है, पॉजिटिव है, यानी RH है इसके अंदर, अवेलेबल है। और जिसमें क्या है, नहीं पाया जा रहा उसे क्या, RH नेगेटिव यानी एब्सेंट है। जैसे कोरोना में देखो क्या है, कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब प्रेजेंट है, कोरोना टेस्ट नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब एब्सेंट है। तो उसी प्रकार क्या है, जिसमें RH 3rd प्रोटीन प्रेजेंट था वो RH पॉजिटिव कहलाया और जिसमें एब्सेंट था वो RH नेगेटिव कहलाया।
इस स्टडी के दौरान या इस सैंपलिंग के दौरान इन्होंने एक चीज ये भी देखी कि जो गोरे लोग ये नहीं है कि अपने पहाड़ के हो गए या अपने क्या बड़ी शहरों के हो गए, नहीं, गोरे लोग वो नहीं, गोरे यानी पश्चिमी देश जो हैं, पश्चिमी देशों वाले, जैसे अमेरिका हुआ है, ठीक है, कनाडा है, इस प्रकार के जो देश हैं इनमें क्या गोरे लोग ये जो है इनके अंदर लगभग 90% या मोर देन 90%, 96% तक क्या RH फैक्टर पाया जाता है। तो ध्यान रखिए, परंतु हमें ऑल ओवर वर्ल्ड स्टडी क्या विश्व में देखा जाए तो लगभग 80% से अधिक लोगों में RH फैक्टर पाया जाता है। तो यहां इसको नोट में लिख लेना, इस नोट में लिख लेना कि हमारे पास वर्ल्ड में, नोट में क्या है, वर्ल्ड में क्या है 80% RH फैक्टर प्रेजेंट है, 80% पीपल्स में क्या प्रेजेंट है। और RH जिसमें प्रेजेंट उसे क्या बोलेंगे, RH पॉजिटिव, और जिसमें एब्सेंट उसे क्या बोला जाएगा, RH नेगेटिव। अब ये स्टडी हुई तो अब जो ब्लड ग्रुप जो बनाए गए थे 4, वो भी फर्दर डिवाइड हो गए, वो भी क्या आगे डिवाइड हो गए। कैसे, जो 4 ब्लड ग्रुप थे, एक था A, एक था B, एक था AB और एक था O। तो ये 4 भागों में क्या, 2-2 भागों में बट गए। जिनमें RH फैक्टर प्रेजेंट था तो वो पॉजिटिव कहलाएगा, तो वो क्या कहलाने लगा, A पॉजिटिव। जिसमें RH फैक्टर नहीं था, थर्ड प्रोटीन नहीं था, वो क्या कहलाने लगा, A नेगेटिव। जिसमें B में पॉजिटिव था तो था उसमें B पॉजिटिव, एब्सेंट था वो B नेगेटिव। जिसमें प्रेजेंट था वो AB पॉजिटिव और जिसमें एब्सेंट था वो AB नेगेटिव। जिसमें प्रेजेंट था वो O पॉजिटिव और जिसमें एब्सेंट था O नेगेटिव। इसके बाद 4 ब्लड ग्रुप से हट करके ब्लड ग्रुप की संख्या कितनी हो गई थी, 8। और ये कौन सी स्टडी के बाद हुई है, 90-40 की स्टडी के बाद है, या RH फैक्टर की स्टडी भी बोला जाता है। RH फैक्टर की स्टडी के बाद क्या है, ब्लड ग्रुप जो 4 थे वो 4 से बढ़ करके अब 8 हो चुके थे। अब मैं फिर से एक बार स्पीड से रिकॉल करवा देता हूं। 1940 की स्टडी कार्ल लैंडस्टीनर विनर ने स्टार्ट की। एक मॉन्की लिया, रिसेस मॉन्की, उसके अंदर ब्लड का सैंपल लिया, ब्लड में तीसरा प्रोटीन पाया गया। प्रोटीन का नाम क्या दें, ये वाली बात आई, तो ये क्या तीसरा प्रोटीन पाया गया। अब उसे ह्यूमन का ब्लड चेक किया गया, उस प्रोटीन से मिलता जुलता प्रोटीन भी क्या, थर्ड प्रोटीन ह्यूमन में भी पाया गया। अब बात है इस थर्ड प्रोटीन का नाम क्या दें, तो भाई जिसने हमें आइडेंटिफाई करवाया उसकी रिस्पेक्ट करो, तो RH दे दिया उसका नाम, RH फैक्टर। तो जिन लोगों में RH फैक्टर क्या, थर्ड प्रोटीन का नाम दे दिया। अब ये क्या हमारे पास, ये एंटीजन है जी। एंटीजन कैसे कहलाया, एंटीजन इसलिए कहलाया क्योंकि इसके काम एंटीजन वाले हैं। एंटीजन के काम क्या है, रिकॉग्नाइज फॉरेन सेल, एंड क्या है वो हमारे पास क्या है, जनरेट एंटीबॉडी अगेंस्ट देम दैट, ठीक है, उसके अगेंस्ट में क्या करना है, एंटीबॉडी जनरेट करनी है। फिर क्या है, जिसमें RH, फिर क्या किया, सैंपल लिया गया पूरे ब्रह्मांड में लगभग 80%। अब ये नहीं कि हम सबका ब्लड ग्रुप चेक कर लिया, रेशो लिया गया। ये है कि फॉरेन अलग अलग कंट्रीज से, सभी कंट्रीज से क्या ब्लड सैंपल्स बनाए, 20, 50, 100, 150, 200 लोगों के, ठीक है, उससे क्या ओवरऑल एक आइडिया आ जाता है। फिर देखा गया तो उन सब में चेक किया गया तो मोर देन 80%, 80% से ज्यादा लोगों में क्या थर्ड प्रोटीन प्रेजेंट था, यानी 80% से ज्यादा लोग क्या RH फैक्टर पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव फैक्ट, RH पॉजिटिव यानी तीसरा प्रोटीन प्रेजेंट है। नुकसानदायक नहीं है। जिनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है ना, जिसका किसी का, मेरा जैसे B पॉजिटिव है, ठीक है, B पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप है, मेरे 3 प्रोटीन है, एक एंटीजन है, एक एंटीबॉडी है, एक एंटीजन के रूप में क्या RH फैक्टर भी है, ठीक है। अब क्या है 80% लोगों के अंदर क्या पाया गया, और जब यही सैंपल क्या है, इन्हीं सैंपल्स में देखा गया कि जो गोरे लोग, पश्चिमी देशों वाले लोग हैं, उनमें लगभग 90 से 96% तक लोगों में भी क्या है, ये वाला पाया गया, ठीक है। इसके आधार पर फिर क्या किया गया, अपने पास से ब्लड ग्रुप जो थे 4 थे, उनको क्या पॉजिटिव नेगेटिव में 8 ब्लड ग्रुप में बदल दिया। पहले फटाफट इतना नोट करें, नोट करने के बाद में हम आगे बात करते हैं नए ब्लड ग्रुप चार्ट के बारे में। चलो अभी अब नए ब्लड ग्रुप कितने हैं, 1940 के आधार पर 8 आ चुके थे, जो हम बात कर चुके। ए पॉजिटिव नेगेटिव में, बी पॉजिटिव नेगेटिव में, AB पॉजिटिव नेगेटिव में, O पॉजिटिव नेगेटिव में बदल चुका था। ये मैंने यहां भी लिखे हैं, ये सारे ब्लड ग्रुप, और यहां भी लिखे हैं। ब्लड डोनेशन चार्ट अकॉर्डिंग टू 90-40। अब जो नई स्टडी हुई इसके आधार पर क्या है, ब्लड डोनेशन चार्ट नया बनाया गया, परंतु उसको समझने से पहले आपको एक स्टोरी समझनी पड़ेगी। अगर स्टोरी को समझ लिया तो ब्लड डोनेशन चार्ट बहुत आसानी से और बहुत गजब तरीके से समझ आ जाएगा, वरना रट लेना फिर भाई, और क्या है। तो इसलिए रटने से अच्छा है, अगर उसे लंबे समय तक सीखना है तो एक स्टोरी समझना। ये देखो भी, ये अपना घर और ये अपना गेस्ट रूम है। इस गेस्ट रूम में क्या है, 2 बेड लगे हुए हैं।
1 नंबर बेड, 2 नंबर बेड, यानी 2 गेस्ट एडजस्ट हो सकते हैं हमारे घर में आए तो। अब एक बात बताओ, हमारे घर में 2 बेड हैं गेस्ट रूम के अंदर, छोटे छोटे, एक आदमी आने वाले, यानी दो गेस्ट एडजस्ट हो सकते हैं, 2 गेस्ट रह सकते हैं उसके अंदर आए तो। अब हमारे घर में 2 गेस्ट आए तो हम क्या उन्हें आसानी से रख लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। अब 3 गेस्ट आ जाए तो क्या करेंगे, 3 गेस्ट आ गए, चलो भाई एक काम करो, छोटी मोटी ना इनको थोड़ा एडजस्ट करके छोटी मोटी खटिया डाल दो या इन दोनों को चिपका दो बेड को, पहले दूर दूर थे, एक काम करो भी बेड को चिपका दो, एडजस्ट कर लेंगे कैसे ना कैसे करके। एक बार क्या है वो जब हमारे पास आए 3 गेस्ट, परंतु हमारा जो गेस्ट रूम है उसमें 2 ही बेड थे, चिपका करके एडजस्ट करके हमको उनको एक बार रख लिया। क्या वो बार बार आएंगे तो हम एडजस्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, दिक्कत होगी ना, होगी। इस चीज को याद रखना कि जब 2 बेड वाला रूम है उसमें अगर 3 लोग पहली बार एक बार आते हैं तो एडजस्ट हो जाते हैं, परंतु बार बार आए तो वो एडजस्ट होना मुश्किल हो जाएगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब क्या है, थोड़ी हमारा प्रमोशन हुआ, सैलरी बढ़ी, सब कुछ हुआ, तो हमने क्या एक बड़ा गेस्ट रूम बना दिया 3 वाला। अब 3 बेड है हमारे गेस्ट रूम में, हमने बड़ा कर दिया गेस्ट रूम को, 3 बेड लगा दिए। अब 2 गेस्ट आएंगे, कोई दिक्कत है, बड़े मजे से रहो भाई, एक यहां सो जाओ, एक यहां सो जाओ, बीच में दूरी बना लो, ठीक है। 3 आ जाएंगे, ठीक है भी, तीनों सो जाओ, क्या दिक्कत है, हमारे पास 3 तो बेड है। तो 3 गेस्ट आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और 2 गेस्ट आए तो भी दिक्कत नहीं है। तो यानी जो रिसीवर, यानी जो जगह रिसीव करने वाली थी उसके अंदर स्पेस कितना है, जहां सोना है उसके अंदर स्पेस कितना है, उसके आधार पर आने वाले लोगों की क्या है, पहचान की जाती है, ठीक है। बस अगर ये बात समझ आ गई आपको तो ये डोनेशन चार्ट सबसे आसान है, सबसे आसान यही डोनेशन चार्ट है, ठीक है। सबसे आसान कैसे, अगर पुराने वाला याद है तो आपको सबसे पहले तो ये देखो कि ए जो है वो किसको दे पा रहा था, जिसमें ए लिखा हुआ था उसको, यानी ए को ब्लड डोनेट कर पा रहा था 1901 वाले में, और ए बी को कर पा रहा था। तो ये सिर्फ देख लो किसको नहीं कर पा रहा था, तो भाई ए को और ए बी को कर पा रहा था, तो ए न तो बी को देगा और न ओ को देगा ब्लड, यस या नो है ना, न तो बी को देगा और न ओ को देगा, देगा किसको, ए और ए बी को देगा। पहले जो नहीं दे सकते वो कट कर दो पुराने डोनेशन चार्ट में, जी जिसमें ए आए उसको देगा ए वाला ब्लड और दूसरों को नहीं देगा, तो न तो बी में ए आ रहा है और न ओ में ए आ रहा है, तो बी और ओ को नहीं देगा। तो ये है अपने पास डोनर, ये है अपने पास रिसीवर। तो ये जो ए है पहले, ये अपने पास 2 ए हैं, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, एक पॉजिटिव में है। ए किसको ब्लड देता है, ए को देता है और ए बी को देता है, और नहीं देता किसको, बी को नहीं देता और ओ को नहीं देता। नए देने वाले देख लो, तो ना तो ये किसको देगा, बी को देगा, तो इस बी का भी कोई मतलब नहीं है, इस बी का भी कोई मतलब नहीं है, इस बी का भी कोई मतलब नहीं है, इस बी का भी मतलब नहीं है। ये तो ए नहीं देगा बी को, और ना ही ए किसको देगा, ओ को। यहां भी कट मार दें, यहां भी कट मार दें, और यहां भी कट मार दें, और यहां भी कट मार दें। ये स्टडी 1901 की थी कि जो ए है वो ए को ब्लड डोनेट कर सकता है और ए बी को डोनेट कर सकता है। कैसे, जिसमें ए आई उसको कर सकता है, किसको नहीं कर सकता, तो बाकी बच के 2, कौन से, बी और ओ, उसको नहीं कर सकता। तो ए के सामने बी और ओ के पर सब पे कांटे मार दो। अब अपने पास रिश्तेदार वाली बात, जो गेस्ट वाली बात है, वो इंप्लीमेंट करेंगे। डोनर है ए नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है, इसके अंदर आरएच फैक्टर नेगेटिव है, नहीं आरएच फैक्टर नहीं है, तो प्रोटीन कितने होंगे इसके अंदर, 2 ही होंगे, एक एंटीजन होगा और एक क्या होगा, एंटीबॉडी होगा। इसके पास से 2 प्रोटीन है, और हमारे पास रिसीवर जो रिसीव करने वाला है उसके पास ए नेगेटिव, यानी उसके पास भी 2 ही बेड की जगह है। रिसीवर क्या होता है, बेड वाला, समझ लेना घर में कितने बेड लगे हैं। डोनर क्या होता है, ये समझ लेना कितने गेस्ट आए हैं। ए नेगेटिव का मतलब है 2 गेस्ट आए हैं, यानी नेगेटिव तीसरा तो प्रोटीन है ही नहीं, 2 ही प्रोटीन आए हैं। कितना, ए नेगेटिव का मतलब 2 प्रोटीन आए हैं। और रिसीवर में क्या है, ए नेगेटिव का मतलब कितने रिसीव करने वाले हैं, 2 ही बेड लगे हुए हैं, 2 ही गेस्टों को हैंडल करने के लिए उनके पास जगह है। तो ये क्या बात है, सेट हो जाएगी, 2 ही गेस्ट आए, यानी 2 ही प्रोटीन आए और आगे जगह ही 2 की थी, तो ए नेगेटिव किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, ए नेगेटिव को कर सकता है। अब ये डोनर अपने पास क्या गेस्ट है आने वाले, और ये अपने पास क्या स्पेस है रूम में, तो कितने गेस्ट आए, ए नेगेटिव का मतलब 2 प्रोटीन वाले आए, ए पॉजिटिव का मतलब जगह, रिसीवर के पास जगह कितनी है, हमारे पास 3 बेड लगे हैं। कैसे, एंटीजन, एंटीबॉडी, आरएच फैक्टर, 3 प्रोटीन है, तो जगह कितने की, 3 की। आए कितने, 2, आसानी से एडजस्ट कर लेंगे। अब यहां देखें, आए कितने, आ कितने रहे, 2 गेस्ट। आगे जगह देखो, ए बी नेगेटिव में कितने की, 2 की है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी पॉजिटिव में 3 की है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 गेस्ट आए, 2 बेड वाले में भी रह गए, 3 बेड वाले में भी रह गए, 2 बेड वाले में भी रह गए और 3 बेड वाले में रह गए, सिंपली एडजस्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है।
तो जो क्या ए नेगेटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है, ए पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है, ए बी नेगेटिव को कर सकता है, ए बी पॉजिटिव को कर सकता है। अब सोचो, अब हमारे पास जो आगे आने वाला है ए पॉजिटिव किसको डोनेट करेगा? ए पॉजिटिव में कितने प्रोटीन है? 3, यानी कितने गेस्ट आए? 3। आगे जगह कितने की होनी चाहिए? 3 की। 2 की होगी दिक्कत होगी। अब हम 2 का पंगा ही नहीं रखेंगे, 3 वाले के 3 ही रखेंगे। ए पॉजिटिव में 3 प्रोटीन, रिसीवर वाले में 2 जगह है, तो इसको ये नहीं दिया जाएगा, यानी ए पॉजिटिव ए नेगेटिव को ब्लड डोनेट नहीं करता है। 3 प्रोटीन, आगे ए पॉजिटिव में जगह कितनी? 3 की। 3 और 3 है, दोनों एडजस्टेबल है, बिल्कुल परफेक्ट। 3 प्रोटीन आ रहे हैं और सामने खाली जगह में देखा ऊपर ए भी नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब 2 की जगह नहीं होगा। 3 प्रोटीन आ रहे हैं, ऊपर 3 की जगह एक्सेप्टेबल है, 3 की जगह और 3 ही यहां पर गेस्ट आ रहे हैं, तो एडजस्ट हो जाएगा। तो ए पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है, ए नेगेटिव को नहीं कर सकता। ए बी पॉजिटिव को कर सकता है, ए बी नेगेटिव को नहीं कर सकता, जो कि पहले वाले चार्ट में करवा रहे थे हम लोग। बात क्लियर है सबको? ध्यान से इसको समझो, ध्यान से समझो, गेस्ट वाली बात से समझो कि आ कितने रहे हैं गेस्ट और जगह कितनी है। जितने गेस्ट आ रहे हैं उससे ज्यादा जगह है तो इजिली एक्सेप्टेबल है, और जितने आ रहे हैं उतनी जगह तो इजिली एक्सेप्टेबल है। परंतु अगर आ ज्यादा लोग रहे हैं, आगे जगह कम की, रिसीवर मतलब रिसीव करने वाला कम है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब देखो बी नेगेटिव कितने? 2। अब देखो बी नेगेटिव से ये पहले देखो बी किस किस को डोनेट नहीं कर सकते? इसको कर सकता है, बी को और ए बी को। किसको नहीं कर सकता? ए को और ओ को। पहले तो बी के सामने ए और ओ उड़ा दो, बी के सामने से ए भी काटा मार दो दोनों में, और क्या है हमारे पास ओ भी। चाहे पॉजिटिव नेगेटिव का लफड़ा ही नहीं है, वह तो अपने आप ही कट मार दो, उसको देगा ही नहीं। अब देखो कितने गेस्ट? 2। जगह कितने की? 2 की। सही है। कितने गेस्ट? 2। जगह कितने की? 3 की। सही है। कितने गेस्ट? 2। जगह कितने की है? 2 की। सही है। कितने गेस्ट? 2। जगह कितनी है? 3 की। सही है। तो ये क्या है? बी नेगेटिव किसको देगा? इनको दे सकता है। ठीक है। अब देखो कितने गेस्ट? 3। जगह कितने की है? 2 की। नहीं होगा। कितने गेस्ट? 3। जगह कितने की? 3 की। एक्सेप्टेबल है। कितने गेस्ट हमारे पास? 3। कितने की जगह हमारे पास? 2 की। नहीं एक्सेप्टेबल है, पॉजिटिव। कहने का मतलब पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को ही देगा, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव को भी देगा और नेगेटिव को भी देगा। ऐसे भी याद कर लो, चाहे गेस्ट से याद नहीं हो रहा, चार्ट तो वही रहेगा। कौन किसको ब्लड देगा? इसको देगा जी। ए देगा ए को, बी ए को और ए बी को। अगर ए पॉजिटिव है तो वो क्या करेगा? सिर्फ पॉजिटिव वालों को देगा। नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को देगा। ऐसे कर लो चाहे। ठीक है। अब ए बी किसको ब्लड डोनेट कर सकता है? ए बी को कर सकता है। किस किस को नहीं कर सकता? बाकी सबको नहीं कर सकता। काटे मार दो जहां भी अपने पास। इसको कट कर दिया, इसको कट कर दिया, इसको कट कर दिया, इसको कर दिया हमने, ओ को भी, और यहां इसमें दूसरी लाइन में भी कर दो। यहां पर दूसरी लाइन में भी काटा मार दो भाई। कितने गेस्ट? 2। जगह कितने की? 2 की। एक्सेप्टेबल है। कितने गेस्ट? 2। जगह कितने की? 3 की। एक्सेप्टेबल है। कितने गेस्ट? 3। जगह कितने की? 2 की। नॉट एक्सेप्टेबल है। कितने गेस्ट? 3। कितने की जगह? 3 की है, तो एक्सेप्टेबल है। ओ सबको दे सकता था, तो काटा मारने की जरूरत नहीं है, बस पॉजिटिव नेगेटिव देखना है। कितने गेस्ट? 2। जगह कितने की है? 2। एक्सेप्टेबल है। कितने गेस्ट? 2। जगह 3 की। 2 की, 3 की, 2 की, 3 की, 2 की, 3 की, तो ठीक है। अब 3 है, 2 वाले को नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ किसको देगा? 3 वाले को देगा। 2 वाले को नहीं देगा, 3 वाले को ब्लड डोनेट करेगा। 2 वाले को नहीं देगा, 3 वाले को करेगा। 2 वाले को नहीं देगा, 3 वाले को करेगा। तो ये बना इस प्रकार से ब्लड डोनेशन चार्ट। तो यहां पर ये देखो कि अपने पास अगर देखा जाए तो यहां देखा जाए तो ये देखो यहां से निकल करके आया कि सब इसमें राइट टिक लगे हैं। इसमें क्या है? सारे के सारे में राइट टिक लगे हैं। और ये सीरीज किसकी है? रिसीवर की है। किसकी? रिसीवर की है। तो यूनिवर्सल रिसीवर कौन है? ए बी पॉजिटिव। यानी सर्वग्राही कौन है पूरे संसार में? यानी सब सारे ब्लड ग्रुप जो ले सकता है वो कौन सा है? ए बी पॉजिटिव। ये है यूनिवर्सल रिसीवर, यानी सर्वग्राही। और ये चार्ट किसका है? सर्वदाता का। तो जिसमें सारे राइट हैं वो देखो किसके है? सर्वदाता में देखा तो हमने ये राइट किया है, ओ नेगेटिव के सारे राइट है। तो यहां से चार्ट निकल करके आता है कि यूनिवर्सल डोनर कौन है? यूनिवर्सल डोनर कौन है? तो यूनिवर्सल डोनर जो है वो है ओ नेगेटिव।
तो आज के बाद ध्यान रखना, O नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, AB पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसिप्टर है या यूनिवर्सल रिसीवर है। ये बात कहां से निकल करके आई? सामने जो चार्ट ड्रॉ किया है उससे निकल करके आई। पहली बात तो गेस्ट वाली बात से याद रखें। अगर गेस्ट वाली बात आपको समझ ना आई हो तो इसका सीधा फंडा जो क्या है रटने वाला, वो क्या है, जो पहले डोनेशन चार्ट में था, ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ए बी को ही दे सकता है, ओ क्या कर सकता है, सभी को दे सकता है, वो वाला याद रखें। और फिर पॉजिटिव नेगेटिव में ये देखें, पॉजिटिव वाला सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाले को दे सकता है। मान लो कि बी पॉजिटिव, तो बी पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव को ही दे सकता है, बी पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, बी पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। ए नेगेटिव, ए किस किस को दे सकता है, ए को और ए बी को, तो ए नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वालों को दे सकता है, तो ए नेगेटिव को, ए पॉजिटिव को, ए बी नेगेटिव को, ए बी पॉजिटिव को, ए नेगेटिव को, ए पॉजिटिव को, ए बी नेगेटिव को, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। तो इस चार्ट को रटने से पहले, या रटना नहीं है, इस चार्ट को बनाने से पहले एक बार खुद नीचे मुंडी करके समझ आ गया हो तो 1 बाय 1 बनाए, ठीक है, फटाफट इसे नोट करें।